कल हमने बायो-सवार लॉ देखा था, ये कूलम्स लॉ से मिलता जुलता है। कैसे इसको देखें? कूलम्स लॉ जो चैप्टर 12 में हमने पढ़ा था, अगर दो चार्जेस हो Q1 और Q2 और दोनों की तरह डिस्टेंस हो R, तो ये फोर्स डिपेंड करेगी तीन चीज़ों पर। रिजल्ट ये था लॉ का, चार्ज के मैग्नीट्यूड पर, डिस्टेंस पर और मीडियम पर। के किसको ज़ाहिर कर रहा है? मीडियम को। ये उनका रिलेशन है कि चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन लॉ का फाइनल रिजल्ट क्या है कि फोर्स डिपेंड कर रही है तीन चीज़ों पर। चार्ज पर, क्योंकि चार्ज ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, डिस्टेंस पर, चार्जेस के दरमियान का जो डिस्टेंस है, और मीडियम पर। ये जो के कांस्टेंट जब कैलकुलेट किया, किसी ने भी किया, साइंटिस्ट ने, तो फ्री स्पेस के लिए उसने कहा इसकी वैल्यू है 9 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। लेकिन जब फ्री स्पेस के अलावा बीच में कोई और चीज़ आ जाएगी, रबर आ जाएगा, पेपर आ जाएगा, माइका आ जाएगा, तो इसके की वैल्यू क्या होगी? चेंज होगी। तो उसके लिए उन्होंने एक मेथड निकाला। उन्होंने कहा कि इस के को एक्सप्रेस करते हैं इस फॉर्म में, बजाय के लिखने के हम क्या लिखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। और इसको जब पुट कर देंगे यहाँ पर, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट होगा परमिटिविटी ऑफ स्पेस। परमिटिविटी, स्पेस कितना अलाउ कर रही है अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, ठीक है, परमिट करना, अलाउ करना। अब ये हमने डिटेल में पढ़ा था कि अगर एप्सिलॉन नॉट तो स्पेस के लिए, फ्री स्पेस के लिए, एयर के लिए, अगर कोई दूसरा मीडियम होगा तो इसकी क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन। और वो एप्सिलॉन क्या होता है? एप्सिलॉन R मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट। हमें एप्सिलॉन R का टेबल दिया होता है, तो हमें इस बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है कि क्या ये कांस्टेंट है, ठीक है। यही कूलम्स लॉ था, यही था या कुछ और था? या लैला मजनू की फिल्म तो नहीं थी ना? यही था ना। इसी तरह ये है भाई बायो-सवार लॉ। अगेन ये इसकी फाइनल शेप पे मुझे डाउट है, लेकिन सिद्ध बोर्ड ने दिया भाई, ठीक है। लेकिन इसमें फोर्स की जगह ये मैग्नेटिक फील्ड ली हुई है। ये भी हम आगे चलेंगे, हमारी समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स में और इलेक्ट्रिक फोर्स में थोड़ा सा फ़र्क है। कल हमने ये देखा था कि ये ऑब्जर्व किया गया कि किसी कंडक्टर में से जब करंट गुजरेगा तो इसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। वो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर शेप की होती है। ये अगर कंडक्टर है और करंट ऊपर जा रहा है, तो आप अपना हथेली फैलाएं, हथेली, इस तरह भिखारी आपसे कहते हैं ना अल्लाह के नाम पे, सही है। लेकिन आप क्या करें? आप अपना अंगूठा कर लें करंट की डायरेक्शन में, करंट ऊपर जा रहा है। अब इस कंडक्टर को पकड़ने की कोशिश करें, तो आपकी उंगलियां जिस सर्कल में घूम रही हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ये इसके इर्द गिर्द ऊपर और नीचे एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड होगी। कंडक्टर उसके क्या होगा? सेंटर में होगा। ये एक्सपेरिमेंट घर पे कर सकते हैं, लेकिन अगेन नुकसानदेह, किसी माहिर की निगरानी में। एक कार्डबोर्ड ले लें, उसमें से कंडक्टर गुजार दें और उसके इर्द गिर्द आयरन फिलिंग्स रख दें, लोहे को रगड़ के लोहे के जो टुकड़े हैं वो रख दें। वो टुकड़े दूर दूर पड़ेंगे, जैसे ही करंट गुजरेगा वो टुकड़े करीब में आके सर्कुलर शेप में हो जाएंगे। ये इस बात का सबूत है कि इसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड है जो क्या है? सर्कुलर शेप की है। या बहुत सारे कंपास रख दें, वो सारे कंपास भी क्या होंगे? सर्कल की शेप में अलाइन हो जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में खुद को क्या कर लेंगे? अलाइन कर लेंगे। तो ये दो एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव होता है कि, और जैसे ही आप करंट बंद करेंगे, आप उनको हिलाएंगे तो वो दूर दूर हो जाएंगे। लेकिन जब तक करंट बह रहा है आप हिलाएंगे तो वो हिल के भी दोबारा अपनी जगह पे क्या होंगे? वापस आ जाएंगे। वही सर्कुलर शेप दोबारा क्या करेंगे? इख्तियार कर लेंगे। इसका मतलब है करंट उनको मजबूर कर रही है कि वो उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रहें। जैसे ही हमने करंट बंद किया, आपने वो लोहे के टुकड़ों को हिलाया, वो दूर दूर फैल गए बेतरतीब। समझ रहे हैं? तो ये सारे एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर चुके हैं लोग। दो मैंने आपको बता दिए एक्सपेरिमेंट। तो सर्कुलर शेप में होगी, कंडक्टर उसका क्या होगा? सेंटर होगा। ये तो हो गई मैग्नेटिक फील्ड की, समझिए, नेचर के शेप की। मैग्नीट्यूड क्या होगा? ये बताया बायो-सवार ने। बायो-सवार ने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड जिस तरह यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स तीन चीज़ों पर डिपेंड कर रही है,
मैग्नेटिक फील्ड भी तीन चीज़ों पर डिपेंड करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होती है? चार्ज की वजह से, तो चार्ज पर डिपेंड करेगी। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से? करंट पे, तो करंट पे डिपेंड करेगी। डिस्टेंस कितनी दूर है आप, उस पर डिपेंड करेगी। और तीसरी चीज़ किस पर डिपेंड करेगी? मीडियम पे। यहाँ भी इन्होंने कहा भाई मीडियम के इफेक्ट को के की वैल्यू वैसे तो 10⁻⁷ है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर इसकी यूनिट है। ये यूनिट आगे आएगी। ये भी टेस्ला क्या है ये मैंने समझा भी दिया। लेकिन के को नाम देते हैं μ0/4π। के को क्या नाम देते हैं? तो अगर के μ0/4π है, मार्कर कहाँ रख दिया मैंने, तो μ0 क्या हो जाएगा? के खुद क्या है? 10⁻⁷ μ0/4π। तो μ0 क्या होगा? 4π यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा। μ0 क्या हो जाएगा? 4π इंटू 10⁻⁷ यूनिट रहेगी टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है। बहरहाल इक्वेशन 1 में जब के की ये वैल्यू रखी तो इक्वेशन 1 ये बन गई। अब ये 2 से 4 कैंसिल हो गया तो फाइनल क्या बना? μ0I/2π। तो देखिए ये इक्वेशन यही बता रही है, मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड कर रही है मीडियम पर, मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड कर रही है करंट पर, मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड कर रही है डिस्टेंस पर कि आप करंट से कितनी दूर हैं। इसलिए कहते हैं बायो सेवर लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज द सेम एज कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यहाँ तक क्लियर हो गया? अल्हम्दुलिल्लाह। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने पढ़ा था और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़ी डिटेल में आपको समझाया था, एग्जाम्पल्स दे के कार्डबोर्ड में पेन भी फंसा के लाया था मैं, याद है? तो वही मैग्नेटिक फ्लक्स भी है। वहाँ क्या था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू एन एरिया। हमने कहा था अगर ये लाइंस हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की और ये एरिया है, इस एरिया में से कितनी लाइनें गुजर रही हैं, वो क्या है? इलेक्ट्रिक। अब इलेक्ट्रिक की जगह मैग्नेटिक ले लो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस की जगह मैग्नेटिक फील्ड्स की लाइन ले लो, तो मैग्नेटिक फील्ड्स की लाइन जो एरिया में से गुजरेंगी वो क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स। सारी थ्योरी वही है। ठीक है। तो मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय वेक्टर एरिया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय, ये जब दोनों को एक साथ लिख रहे हैं तो ई का मतलब है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बी का मतलब है, यहाँ एम डी लिख देते हैं कभी कभी, फाई एम का मतलब है मैग्नेटिक। तो बी ए कॉस थीटा तो फॉर्मूला बन गया। लेकिन अगर मैं यूनिट निकालना चाहूँ तो कॉस थीटा की तो कोई यूनिट नहीं है ना, या थीटा 0 कर दो तो कॉस 0 क्या हो जाएगा? 1। तो जब इसकी यूनिट के लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, यहाँ से अगर मैं बी निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा? φ/a। फाई की यूनिट होती है वेबर, एरिया की होती है मीटर, वेबर पर मीटर स्क्वायर को कहते हैं टेस्ला। टेस्ला बी की यूनिट है। टेस्ला किसकी यूनिट है? तो अब यहाँ से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि के की यूनिट हमने कैसे निकाली। जैसे यहाँ से के क्या होगा? r² यहाँ मल्टीप्लाई होगा, Q1 Q2 क्या होगा? डिवाइड होगा। अगर यहाँ से मैं के निकालूँ इक्वेशन 1 से, यहाँ से के क्या होगा? r² मल्टीप्लाई हो जाएगा, Q1 Q2 क्या होगा? डिवाइड होगा। तो यहीं से यूनिट आई ना, फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस की मीटर स्क्वायर, Q1 Q2 कूलम स्क्वायर। इस तरह यहाँ से अब आप निकालो के, तो के क्या होगा? आर बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 से आई से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 की तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है यूनिट में। बी की यूनिट टेस्ला, आर की यूनिट मीटर, आई की यूनिट एम्पियर। तो टेस्ला मीटर पर एम्पियर इस कांस्टेंट की यूनिट है। इस कांस्टेंट की यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। ठीक है। तो ये सेम कॉन्सेप्ट है। कल मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि जब चार्ज मूव करेगा और मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर के करीब से गुजरेगा तो उस पर फोर्स लगेगी। क्यों फोर्स लग रही थी? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड थी। जब भी मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज मूव करता है तो उस पर फोर्स लगती है। ये हमारा अगला टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। थोड़ा सा इसको उतार के मिटाएं जल्दी से।